गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, वो कल खत्म हो गया। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई इस पर्टिकुलर विंटर सेशन के अंदर। पर अगर हम बात करें ना प्रोडक्टिविटी की, तो आप नोटिस कर पाओगे लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल और केवल 54% थी। एंड राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 40% हमें देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खराब ये प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा अगर हम नोटिस करेंगे, तो पिछली 6 लोकसभा के अंदर अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नई सरकार को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, पर 6 महीने के अंदर सिर्फ एक ही बिल पास हुआ है। उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर बहुत सारी और घटनाएं घटी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं धनखड़ जी, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस मूव किया गया। उसके अलावा अपोजिशन ने नोटिस दिया ताकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जज हैं उनको इम्पीच किया जा पाए, उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की इंसल्ट के रिगार्डिंग जो मुद्दा था, वो भी काफ़ी दिन, मतलब लास्ट के 2-3 दिन तो काफ़ी चीज़ें हुई। और इवन पार्लियामेंटेरियंस के बीच में थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। इसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात थी, वो भी यहाँ पर लाया गया। पर बाद में उसको 39 मेंबर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, जो आने वाले महीनों के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देगा। तो आप नोटिस कर पाओगे जो पार्लियामेंट का बेसिकली पर्पस है ना, डिबेट, डिस्कशन, ठीक है, कुछ ऐसे बिल्स बनाना जो कि हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अच्छे हों, वो कहीं ना कहीं पर्पस काफ़ी दूर जा चुका है। कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे ना, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, इनके बीच में जो दूरियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की बात कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, आप लोगों ने पिछले दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखे होंगे, बहुत एक मैसिव डिवाइड देखने को मिल रहा है। एंड डिबेट एंड डिस्कशन का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं शायद पीछे हो चुका है। दोस्तों, डेट है आज की 21 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में। देखो, दो शब्द है यहाँ पे, एक वर्ड है सेक्रेड, दूसरा है ग्रोव्स। जब हम बात करते हैं सेक्रेड, सेक्रेड इज एनीथिंग जो कहीं ना कहीं, मतलब जिसको हम एक तरह से कह लो कि या तो पूछते हैं, या फिर जिसको हम कुछ अपने से ऊपर दर्जे में मानते हैं। तो जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं उन्होंने सेक्रेड वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। बट सेक्रेड मतलब कई बार हम भगवान से रिलेट करते हैं, राइट। और जब हम बात करते हैं ग्रोव्स की, तो ग्रोव्स का अर्थ क्या होता है? ग्रोव्स का अर्थ होता है कोई भी पीस ऑफ लैंड हो सकता है, कोई वेजिटेशन हो सकता है, या और कोई नेचुरल लैंडस्केप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, इसका मीनिंग ये हुआ कोई ऐसी जगह जो हमारे से दर्जे में ऊपर है, हम उसको भगवान के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड़ों को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। उनके ट्रेडिशंस इस तरह से रहे हैं, उनके पेड़, उनके फॉरेस्ट उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है सेक्रेड ग्रोव्स। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को बोला है कि आप सेक्रेड ग्रोव्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए एंड मैनेज कीजिए अक्रॉस द इंडिया, ऐसा यहाँ पे इनको बोला गया है। यूनेस्को की डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना सेक्रेड ग्रोव्स के, तो ये वो एरिया है नेचुरल वेजिटेशन के जो कि लोकल कम्युनिटीज या मतलब उनको प्रिजर्व करती हैं, और उनके लिए वो उनकी इकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। तो वाइल्ड लाइफ हो सकता है, आपके स्ट्रीम्स हो गया, उनको यहाँ पे ये प्रिजर्व करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे ये नेचुरल होते हैं या फिर नियर नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर फ्लोरा फोना दोनों की बहुत सारी स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड ह्यूमन और नेचर के बीच में ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से दिखाता है। इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर सेक्रेड ग्रुप्स अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर इनको उरांस रुंस इसके नाम से लिया जाता है। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है, ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर देववंश हो गया, देवदार, ओक, ये सब ट्रीज हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर इनको बुग्याल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे जो लोकल गढ़वाली कम्युनिटी है वो बहुत ध्यान रखती है इनके प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। फिर मेघालय के अंदर मैफ्लोंग हो गया, खासी ट्राइब इसमें एसोसिएटेड है। केरला के अंदर सर्प कवू हो गया, यहाँ पर नायर कम्युनिटी, एजाबा कम्युनिटी जो है, राइट। इसके अलावा कोविल कावू हो गया, ये लोकल तमिल कम्युनिटीज यहाँ पे इसको देखती हैं तमिलनाडु के अंदर। उसके अलावा कर्नाटका के अंदर देवार कडू हो गया, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर सरनास देव हो गया, बिहार के अंदर सरनास के नाम से इनको जाना जाता है। संथल ट्राइब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाइगर ट्राइब आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स इनको यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, इनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। अब बात करें इनकी प्रोटेक्शन की, तो दरअसल में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के माध्यम से सेक्रेड ग्रोव्स को कम्युनिटी रिजर्व का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। दे आर डिक्लेयर्ड एज कम्युनिटी रिजर्व, जिस वजह से इनको सेफ गार्ड लीगली किया जाता है। इसके अलावा आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वहां पर ट्राइबल ग्रुप्स के, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज के, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे डेफिनेटली बोला गया है। एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स रही हैं, जैसे टी एन गोदा वर्मन केस।
टी.एन. गोदावर्मन केस में पता क्या था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया था फॉरेस्ट की डेफिनेशन के बारे में। फॉरेस्ट को काफ़ी ब्रॉडली डिफाइन किया गया है ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा पाए। दरअसल में टी.एन. गोदावर्मन एक फॉरेस्ट के ही ऑफिशियल थे जिनका काम यही था, जो कोशिश कर रहे थे कि कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा पाए। तो ऐसी लैंडमार्क रूलिंग्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एंड जो रिसेंटली अभी राजस्थान सीक्रेट ग्रोव्स के बारे में जजमेंट आई है, इसके माध्यम से भी प्रिजर्वेशन के अंदर एक हेल्प मिलेगी। आई होप ये बातें आप सब समझ गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी के एक्स चेयरपर्सन हैं डीपी अग्रवाल सर, जिन्होंने 2008 से लेकर 2013-14 के बीच में यूपीएससी चेयरपर्सन रहे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं 24 दिसंबर को दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। देखो सर ने हजारों ही इंटरव्यूज लिए हैं यूपीएससी के अंदर, राइट। तो जो सर का सेशन रहेगा वो फोकस रहेगा कि कैसे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर 190 से ज्यादा स्कोर लिया जा सकता है। आप जानते होंगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड अगर आप बाकियों से काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो तो आपको अपनी मनपसंद रैंक हो गया एंड मनपसंद आपको सर्विस यहाँ पे मिल सकती है। तो सर यहाँ पे पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे डेफ को आपने प्रिपेयर करना है, कैसे अपने इंटरव्यू गैप्स को फिल कर सकते हो एंड अपने स्किल्स को कैसे आप बेहतर बना सकते हो। तो ये सेशन 24 दिसंबर को होने जा रहा है 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। हमारा जो पटेल नगर सेंटर है वहां पर आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां पर जाके आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप लोग कभी फ्रांस गए हो, कुछ बच्चे नहीं गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी ले चलते हैं। देखो अब हम आ गए हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है। ये फ्रांस के जब आप पेरिस में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, द लोवरे म्यूजियम, है ना। बहुत 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 फेमस ये म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पर क्या ये हमेशा एक म्यूजियम था? द आंसर इज नो। पहले ये म्यूजियम नहीं होता था। आज से कई साल पहले जाओगे, कई हजार मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीछे जाओगे, तब ये म्यूजियम नहीं था। तब वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी वो होती थी यहाँ पे, या फिर इवन और भी बाकी सारी चीजें हैं। तो इन्होंने पता क्या किया, अपनी जो पुरानी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। अब आज के समय लोग बड़ी आराम से यहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को, जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी या उनके राजा महाराजाओं की बिल्डिंग होती थी, उनको उन्होंने म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपने वर्साइलेस पैलेस के बारे में सुना होगा, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ते हो, वहां पर आपने चीजें अंडरस्टैंड करी होंगी। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके म्यूजियम्स और बाकी चीजों के अंदर कन्वर्ट कर दी गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ना, अगर मैं कहूँ ना, एक फ्रांस की एक एक्सपर्टीज पता क्या है, इनकी एक्सपर्टीज है रीयूज के अंदर। अडेप्टिव रीयूज भी आप इसको कह सकते हो। ये ना क्या करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे चेंजेस लाकर उनको म्यूजियम या और किसी चीज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बोलते हैं अडेप्टिव रीयूज। एंड यहाँ पर फ्रांस की काफी अच्छी एक्सपर्टीज हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर आप जानते हो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आप जानते हो हम यहाँ पे पूरा, यहाँ पे चीजों को बहुत बेहतर बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख पाओगे, राष्ट्रपति भवन हो गया और ये पूरा इंडिया गेट हो गया, बीच में राजपथ हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, पूरी चीजों को हम यहाँ पे बेहतर बना रहे हैं। इनमें काफी सारे चेंजेस करे गए हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। अब यहाँ पर पता क्या है कि अगर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। अब जो साउथ ब्लॉक था वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस आपको देखने को मिलता था, एंड जो नॉर्थ ब्लॉक थे वहां पर और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती थी, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह हो गया, है ना। बट समय के साथ क्या हुआ है, अब हमने यहाँ पे जो नया चेंजेस लेकर आए हैं ना, उसमें हमने मिनिस्ट्रीज के लिए एक इकट्ठा एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर वो आ पाए, आराम से वर्क कर पाए, साथ में कोऑर्डिनेशन कर पाए। तो ये सेंट्रल विस्टा के अंदर इन्विसाज किया गया। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस चेंज हो गया है, बिल्कुल। आपके और चीजें चेंज हो गई है, बिल्कुल। तो जो पुरानी चीजें थी, जो यहाँ पर साउथ ब्लॉक है, आपका नॉर्थ ब्लॉक है, अब इनमें क्या होगा? द आंसर इज, इनमें बनेंगे क्या, इनमें बनेंगे कुछ नए म्यूजियम्स। समझे? जैसे नॉर्थ ब्लॉक में बात कर रहा था ना कि यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स के ऑफिस वगैरह हैं, है ना। और साउथ ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनको वेकेट किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, इनमें चेंजेस लाए जाएंगे जैसा कि फ्रांस ने किया है। एंड यहाँ पर बनेंगे अच्छे अच्छे म्यूजियम, एंड इनका नाम क्या होगा? युगा योगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो जो साउथ ब्लॉक होगा वहां पर आपका भारत 1857 तक, उसके बारे में म्यूजियम होगा अप टू 1857। एंड 1857 के बाद भारत में क्या क्या हुआ है आफ्टर 1857, तो वो नॉर्थ ब्लॉक में आपको म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि कैसे अडेप्टिव रीयूज को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को हम यहाँ पर वहां पर म्यूजियम बना पाए। दिस इज द फोकस ऑफ युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ठीक है, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही पार्ट है।
एंड म्यूजियम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पिछले साल यहाँ पे बताया था कि इस तरह से यहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा एंड इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फ्रांस का मैंने आपको बता ही दिया, फ्रांस इस तरह से बहुत इनिशिएटिव यहाँ पे रन करता है एंड उस तरह से यहाँ पर भी म्यूजियम यहाँ पे बनेगा। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी इस दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम यही है, द लॉवरे म्यूजियम इन पेरिस। पर एक बार ये युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम बनेगा तो ये फिर इससे भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का आपको ये पूरा म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक के अंदर। आई होप ये बातें आप लोग समझ गए होंगे एंड 2 फेजेस के अंदर होगा, पहले आपका नॉर्थ ब्लॉक की रेट्रोफिटिंग होगी, फिर बाद में साउथ ब्लॉक की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थोड़ा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या। देखो, पहली बात आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग ये समझते हो कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, हमने पढ़ा है इकोनॉमी के अंदर। कोऑपरेटिव बैंक्स एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जहां पर क्या होता है ना, जो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को ही बिलोंग करती है। मतलब जो मेंबर्स होते हैं वही उसके ओनर्स एंड कस्टमर्स होते हैं। तो बाकी के कमर्शियल बैंक से काफी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अब कोऑपरेटिव बैंक्स आपके अर्बन भी हो सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं। जैसे अर्बन के अंदर आप लोगों ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से आप लोगों ने सुने होंगे। तो होता क्या है ना, ये जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके माध्यम से यहाँ पर ये रजिस्टर्ड होते हैं एंड अलग अलग और भी एक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया 1949 का, है ना, 1955 का आपका बैंकिंग लॉज हो गया, उसके माध्यम से यहाँ पर ये काम करते हैं, उनसे द्वारा ये गवर्न करते हैं। अब कुछ साल पहले तक ना दिक्कत पता क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर होता था डुअल रेगुलेशन। डुअल रेगुलेशन मतलब एक तरफ आपका आरबीआई भी है और आपकी स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। इससे बड़ी दिक्कत आती थी। आप लोगों ने बहुत सारे क्राइसिस देखे, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में क्राइसिस देखा। तो होता ये था कि आरबीआई तो बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी थी, पर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव जो एजेंसीज वगैरह होती है ना, जो आरओसीज वगैरह होती हैं, वो प्रॉपर्ली ढंग से काम नहीं करती थी। इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हमें देखने को मिलते थे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से अमेंडमेंट लाया गया 2020 के अंदर। उस 2020 के अमेंडमेंट्स के माध्यम से क्या हुआ, आपके जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थे ना, वो सारे डायरेक्ट सुपरविजन में आ गए आरबीआई के। तो इस तरह से स्कैम्स को रोकने की कोशिश करी गई थी। एनीवेज, ये बात तो आपको पता भी होगी। तो इस तरह से रूरल एंड लो इनकम पॉपुलेशन को ये बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स की देखो बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है इनको, है ना, और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। अब इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ना, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसके माध्यम से क्या होगा, ये फंड बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, आपकी नॉन फंड बेस्ड सर्विस भी। फंड मतलब कैपिटल सपोर्ट हो गया, पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इमरजेंसी के समय, तो वो भी NUCFDC प्रोवाइड करेगा आपके कोऑपरेटिव बैंक्स को। एंड उसके अलावा नॉन फंड बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। जैसे कुछ मान लो दिक्कत आ रही है, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, IT सर्विसेज हो गया, कुछ सेटलमेंट सर्विसेज हो गया, ये सब चीजें भी आपका जो NUCFDC ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रोवाइड करेगा। ये आप नोटिस कर पाओगे, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इसको अभी 2024 में एस्टैब्लिश किया गया है एंड ये वर्क करेगा एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेक्टर्स के लिए। एंड जैसे भी आरबीआई की गाइडलाइंस होंगी उस हिसाब से यहाँ पे ये काम करेगा। आई होप आपको NUCFDC इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा सरत 2.0। सरत क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल 2.0। देखो कई बार पता क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमें कई बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ भी इस तरह से पानी के अंदर हमें उसको ढूंढना होता है। जैसे या किसी इंसान भी कई बार, मतलब कुछ इंसान कई बार, कोई ह्यूमन हो सकता है जो वेदर की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो मतलब मिल नहीं रहा, गायब हो चुका है, इन द सेंस कि पानी में शिप डूब गई है, या फिर कुछ इस तरह के कारण हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर कई बार हमें ना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस रन करने पड़ते हैं पानी के अंदर, है ना, सी के ऊपर हमें यहाँ पे ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे रन करने पड़ते हैं। तो उसी सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल 2.0 यहाँ पे इसका वर्जन मतलब लॉन्च किया है। किसके द्वारा? इनक्वाइस के द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो सरत 1.0 जो था ना, वो 2016 में लॉन्च हो गया था, कोस्ट गार्ड ने इसको बनाया था अंडर मेक इन इंडिया। बट अब यहाँ पे 2.0 इसका नया वर्जन इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से पता क्या होगा, इसके माध्यम से एक तो सर्च एरिया को एक्सपेंड कर दिया गया है कि जैसे मान लो लास्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा गया, तो ऑब्जेक्ट से कितना किलोमीटर दूर तक देखना है, तो वो सब चीजें अब बेटर हो पाएंगे आइडेंटिफाई करने के अंदर। उसके अलावा चीजों को विजुअलाइज करना हो गया, इंप्रूव विजुअलाइजेशन यहाँ पे है। तो
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की। इसके अलावा यहाँ पर सर्च रीजन्स की कलर कोडिंग भी होगी ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि लास्ट नोन पोजीशन क्या थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं इन क्वेस्ट के द्वारा। तो दिस इज़ व्हाट सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल 2.0, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है तुलसी गौड़ा जी के बारे में। पिछले दिनों के अंदर इनकी डेथ हुई, शी पास्ड अवे। तो बट इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे दोज आर ट्रूली रिमार्केबल। तो थोड़ा सा इनके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल में तुलसी गौड़ा जी का जो बर्थ था वो 1944 में हुआ था कर्नाटका के अंदर। इनको ना दरअसल में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको फॉरेस्ट के बारे में बहुत जानकारी थी। हालांकि कभी ये स्कूल नहीं गए बट कहीं ना कहीं इनको फॉरेस्ट के बारे में सारी चीजें पता थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने ए फॉरेस्टेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा जो पेड़ है ना उनको इन्होंने प्लांट किया था। फॉरेस्ट फायर्स को इन्होंने मिटिगेट किया, पोचिंग को इन्होंने रोका। तो इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट ना ये बिलोंग जो करती है कम्युनिटी को, हलाकी ट्राइबल कम्युनिटी, इनको उनके द्वारा ट्री गॉडेस के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। 2021 के अंदर इनको पद्मश्री मिला था एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको गाइडिंग लाइट के नाम से जाना गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे कैसे हमें प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना होता है। ये थोड़ा सा हम इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं। दरअसल में ये जो हलाकी ट्राइब्स है ना, ये बिलोंग करती हैं उत्तर कन्नडा, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न घाट्स जो हैं उत्तर कन्नडा, ठीक है। इनको अब ओरिजिनल्स ऑफ उत्तर कन्नडा भी यहाँ पे बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये दरअसल में ना जो हलाकी वोकालिगास हैं, ये मसाई मारा कम्युनिटी अफ्रीका को रिसेंबल करते हैं। दरअसल में ना अफ्रीका की जब मैं बात करता हूँ, तंजानिया की बात करता हूँ या मैं कीनिया की बात करता हूँ, वहां पर आपको मसाई मारा कम्युनिटी ये देखने को मिल जाएगी। ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इन्होंने इस कम्युनिटी ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। आप लोगों ने ना एक नाम सुना होगा द ग्रेट माइग्रेशन के बारे में, है ना, जहां पर आपके लेपर्ड्स हो गया, चीतास हो गया, लॉयंस हो गया, बहुत सारे वो माइग्रेट करते हैं, है ना। तो वहां पर जो मसाई मारा कम्युनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके कंजर्वेशन के अंदर। तो हालांकि जो वोकालिगास हैं वो भी यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पे डिसेंबल करते हैं। बाकी जो कन्नडा का ही एक डिफरेंट डायलेक्ट है, ठीक है, अच्छ गंदा, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर डायलेक्ट को बोलते हैं। प्लस इनकी जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है उनमें बीड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड जो इनकी आप एक बार क्लोथिंग देखो ना, तो जो क्लोथिंग होती है ना, इस वजह से खेतों में काम करना इनके लिए काफी आसान होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रहने सहने का जो तरीका है थोड़ा एंशिएंट है अभी भी। एंड ये चावल ज्यादा ग्रो करते हैं। एंड यहाँ पर इनका अपना खुद का गवर्नेंस सिस्टम है जहाँ पर जो इनका लीडर होगा वो अपने गवर्नेंस सिस्टम को यहाँ पे चलाता है। दिस इज रिगार्डिंग द हेलक्की ट्राइब। नेक्स्ट टॉपिक पे चल देते हैं, दैट इज IRIS2। एक्चुअली एस के ऊपर ये टू या स्क्वायर जो भी आप कहना चाहो इसलिए है क्योंकि लास्ट में क्या है इसका फुल फॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट। थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉइंट क्या है इस चीज का। देखो आप लोगों ने ना सुना होगा इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ना। इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर आप जानते होंगे कि हजारों ही सैटेलाइट्स यहाँ पर इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पर लॉन्च करी गई हैं। लगभग 7,000 से भी ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च करी गई हैं ताकि अलग अलग जगह के ऊपर इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा पाए। इसी तरह से दोस्तों जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उसके साथ ही साथ स्पेस राइज जो है, इन्होंने मिलकर IRIS2 बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट। ये भी सिमिलर ही काम कर रहा है जैसे स्टारलिंक है, पर फर्क पता क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर 264 सैटेलाइट्स इनकी तरफ से होंगी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर एंड 18 सैटेलाइट होंगी कहाँ पे? मिडल अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो लगभग 290 के आसपास इन्होंने टोटल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया है। तो काफी कम सैटेलाइट्स हैं। अब होगा क्या, ये इतनी कम सैटेलाइट से कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो देखो ये पूरी धरती पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप को कवर करने की बात है, ठीक है। दूसरी बात है ना, ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पे इतने हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं होती, इनकी इंटरलिंकेजेस है अपनी अपनी जो सैटेलाइट्स है इनके अंदर। तो इसके माध्यम से ये सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन इन्होंने एक तरह से बनाया है ताकि यूरोप के क्रॉस जो कनेक्टिविटी है उनको सिक्योर किया जा पाए। बाकी नोटिस करो जो इलोन मस्क का स्टारलिंक है या स्पेसएक्स का स्टारलिंक है, वहां पर 7,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो जो IRIS2 ये बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे यूरोप की डिजिटल सॉवरेनिटी बढ़ेगी, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा एंड कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी थ्रू आउट द एंटायर यूरोप। तो इससे मैरीटाइम, रेलवे, एविएशन, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, सरकार, प्राइवेट और सिविलियन यूज के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी एंड अच्छे से यहाँ पे अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन वेब यूके का हो गया, क्विपर हो गया यूएसए का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें और भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है,
वो अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की एंटिटीज के बारे में है। इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इकोनॉमिक्स की तरफ से है, फाइनेंस की फील्ड से, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज बीटा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे यहाँ पे इलेक्ट हुए थे या सिलेक्ट हुए थे, ये यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक जो होमवर्क था वो था आपका एल नीनो और ला नीना के बारे में। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा, थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो नॉर्मल कंडीशन में पता क्या होता है, जब आपकी कंडीशन नॉर्मल होती है, पहली बात तो हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैसिफिक ओशन की। तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपका जो वाटर होता है ना, जो इक्वेटोरियल विंड्स होती हैं, उनकी वजह से जो वार्म वाटर है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड चला जाता है, एंड यहाँ पर रह जाता है कोल्ड वाटर पेरू वाली साइड के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे पानी मतलब इधर मूव कर चुका है, तो यहाँ पर होती है अपवेलिंग। अपवेलिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आते हैं, एंड इस अपवेलिंग की वजह से जो मतलब फिशेस का नंबर है वो पेरुवियन साइड के ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ये होती है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। एंड अगर यही सेम चीज इंटेंसिफाई कर जाए, उसको हम बोल देते हैं लानिना। लानिना का मतलब क्या होता है, लानिना का अर्थ होता है आपका लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल या लानिना के केस में क्या होगा, लानिना के केस में ये होता है जो ट्रेड विंड्स होती है ना आपकी, वो स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल हो जाती है। उस वजह से एशिया की तरफ जो आपका पानी होता है वार्म वाटर, वो काफी ज्यादा वार्म वाटर इधर आ जाता है ना। एंड यहाँ पर आपकी जो अपवेलिंग होती है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस के ऊपर और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में हमें यहाँ पे नोटिस करने को ये मिल जाता है। ला नीना के केस में ना आप नोटिस कर पाओगे हरिकेन्स वगैरह खूब आते हैं। प्लस अगर हम जैसे नॉर्मल ईयर में बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ऊपर बारिश होती है, एंड यहाँ पर साउथ अमेरिका वाली साइड उतनी बारिश नहीं होती, ये होता है ला नीना के केस के अंदर। पर जब हम बात करते हैं ना एल नीनो की, एल नीनो में चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो जाती हैं। पहली बात तो एल नीनो का अर्थ क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर आपका लिटिल बॉय। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में कंडीशन बिल्कुल ही उल्टी हो जाएंगी। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो वार्मर वाटर है ना, वो उतना मतलब नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आता था वो नहीं आ पाएगा, तो ईस्टर्ली विंड्स वीकन हो जाती हैं, तो वार्म वाटर कहीं ना कहीं इधर वाली साइड यहाँ पे मूव करना लग जाएगा आपके पेरू वाली साइड के ऊपर। इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि दिक्कतें ये आती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें ड्रॉट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड बाकी इंडिया वगैरह के ऊपर भी यहाँ पे हमें कंडीशन थोड़ी खराब ही देखने को मिलती है, मतलब उतनी बारिश वगैरह नहीं होती। एंड पेरू के लिए क्या समस्या हो जाती है कि वहां पर अपवेलिंग नहीं हो रही, अपवेलिंग नहीं हो रही तो वहां पे फिशेस का जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, एंड इस वजह से दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो बात ये कर रहा है ना कि ला नीना की बात हो रहा है, यहाँ पर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन की बात हो रही है, नहीं। ये दोनों के दोनों फिनोमेना, चाहे ला नीना की बात करो या एल नीनो की बात करो, ये आपके पैसिफिक ओशन के वो हैं, ठीक है, फिनोमेना है। यहाँ पर इंडियन ओशन की कोई बात नहीं है। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि ला नीना के अंदर अनयूजली कोल्ड ओशन टेम्परेचर देखने को मिलता है, बट इन पैसिफिक ओशन नॉट इन इंडियन ओशन। और दूसरी बात ठीक थी, तो इसलिए पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एल नीनो कह रहा है कि आपका नॉर्थ वेस्ट मानसून के ऊपर इंपैक्ट आता है, बिल्कुल आता है, बट ला नीना का कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ला नीना का भी इफेक्ट आएगा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि बाकी चीजें अगर सेम रहे तो मार्केट डिमांड एक वस्तु की कैसे चेंज होगी या कब इंक्रीज होगी। पहला कह रहा है कि आप सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाए, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जैसे चाय और कॉफी, अगर आप चाय नहीं पियोगे तो आप कॉफी पियोगे, दोनों में से एक चीज आप पीते हो। अगर लेट से कॉफी का दाम बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो कॉफी की डिमांड कम हुई, कॉफी की डिमांड कम हुई तो चाय की डिमांड बढ़ गई। तो पहला बात तो बिल्कुल ठीक है कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कह रहा है कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाए। कॉम्प्लीमेंट होता है जो साथ साथ चीज चलती हैं, जैसे ब्रेड एंड जैम, ठीक है, ब्रेड और जैम साथ में बढ़िया लगते हैं। अगर मान लो जैम का प्राइस बढ़ गया, जैम का प्राइस बढ़ गया तो जैम की डिमांड कम हो जाएगी, जैम की डिमांड कम होगी तो साथ साथ ब्रेड की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। तीसरा कह रहा है वस्तु एक इंफीरियर गुड है एंड आपकी इनकम बढ़ गई है। बिल्कुल, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देते हो, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ नहीं रही, डिमांड कम हो रही है। चौथा कह रहा है उसकी फॉल्स प्राइस गिर जाए। बिल्कुल, डिमांड और प्राइस का आप जानते होंगे, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो वन एंड फोन ओनली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। पहली बात तो मुझे बताओ वोट कौन का दे सकता है, सब जो 18 साल के ऊपर वाला है एंड उसका जो नाम है वो लिस्ट में आता है वो दे सकता है वोट, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि उसको मिनिस्टर बनना है या पहली बात तो उसको एमपी सॉरी एमएलए बनना है, तो उस केस में उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल होनी चाहिए। तो
बात आपकी ये पीछे वाली बात सही है कि हाँ मतलब 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो मेंबर नहीं है, पर एलिजिबल टू वोट वाली बात नहीं है। इस हिसाब से तो आप 18 साल के बंदे को ही मिनिस्टर बना दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं ना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा बात जो कह रहा है कि आरपीए एक्ट की बात करें, अगर मान लो एक पर्सन कन्विक्ट है किसी चीज का, क्रिमिनल ऑफेंस का, और उसको 5 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, उस केस में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है उतने टाइम के लिए जितने पल से, तो सजा जितनी ही है प्लस 6 ईयर्स, ठीक है, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आफ्टर द रिलीज। तो इसलिए सेकंड भी गलत है। दोनों के दोनों यहाँ पे आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट इज राइट। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ये इंडिया और यूएसए का नहीं, इंडिया और फ्रांस का आपको इनिशिएटिव देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा एनएचआरसी की बात करें, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। गैंगेस रिवर डॉल्फिन की बात करें तो डेफिनेटली आईयूसीएन स्टेटस का एंडेंजर्ड ही है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।